अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है थेरेप्यूटिक जो है वो नर्स थेरेप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसा होता है, कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट हैं जो इस रिलेशनशिप पे अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी आप कह लो कि एटीट्यूड्स हैं या कंपोनेंट हैं जो बेसिकली जो इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो सब जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में जो वर्ड थेरेप्यूटिक है इसका मतलब क्या है। बेसिकली वर्ड थेरेप्यूटिक मीन कि टू हैव, किसी को बेनिफिट देना, फ़ायदा देना ना। तो ये वो रिलेशनशिप जिसमें दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है और एक को जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है वो फ़ायदा देता है, उसको बेनिफिट देता है या उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, उस रिलेशनशिप को कहते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए हम वर्ड थेरेप्यूटिक अलायंस भी यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास सामने जो है वो इसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि क्लोज एंड कंसिस्टेंट एसोसिएशन जो एग्जिस्ट करती है दो लोगों के दरमियान, जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, दूसरा वो पर्सन जो थेरेपी में है, उस रिलेशनशिप को आप कहते हो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की एक और नीचे डेफिनेशन बताई कि वो हेल्पिंग रिलेशनशिप है जो बेसिकली बेस होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट पे। यानी जब तक दोनों के दरमियान ट्रस्ट या रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है, या क्लाइंट को जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे ट्रस्ट नहीं है या उसको फील नहीं होता कि उसको रिस्पेक्टफुल वे में डील किया जा रहा है, तब तक ये रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। नर्चर के इस रिलेशनशिप के थ्रू हम फेथ को एंड होप को जो क्लाइंट की है उसको नर्चर कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं। बीइंग सेंसिटिव टू सेल्फ एंड अदर, इसमें पेशेंट को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो खुद से और दूसरों के लिहाज से सेंसिटिव हो सकता है, या हम पेशेंट के या क्लाइंट की फीलिंग के लिहाज से सेंसिटिव रहते हैं। असिस्ट करते हैं पेशेंट को या क्लाइंट को कि किस तरीके से वो अपनी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल नीड्स को जो है वो फुलफ़िल कर सकता है, ग्रेटिफाई कर सकता है अपने नॉलेज एंड स्किल को यूज़ करके। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो, ये दो डेफिनेशन में से कोई एक आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाते हैं कि कौन कौन से उसमें आ जाता है। कंपोनेंट से पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक सोशल रिलेशनशिप होता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है। जो सोशल रिलेशनशिप होता है बेसिकली इनिशिएट होता है जब आपका पर्पस हो फ्रेंडशिप का या सोशलाइज होने का, लोगों के साथ घुलने मिलने का, कंपेनियनशिप, दूसरों की कंपनी आपको चाहिए, या आप कोई टास्क को कम्प्लीट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए दो लोगों के दरमियान, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है उसे कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर सेटअप की बात करें या नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें सोशल रिलेशनशिप की जो है वो गुंजाइश नहीं, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप से सोशल रिलेशनशिप की तरफ मूव हो जाएगा तो आप प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। इंटीमेट रिलेशनशिप में वो आ जाता है जब दो पर्सन इमोशनली एक दूसरे से कमिटेड होते हैं, एक दूसरे से अपनी इमोशंस को जो है वो शेयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को आप कहते हो इंटीमेट रिलेशनशिप। और नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन में जो है वो इस रिलेशनशिप की कोई प्लेस नहीं है। थर्ड आ जाता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, जिससे आप किसी को बेनिफिट देते हो, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। ये आगे कुछ कंपोनेंट बताएं, इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो है वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के। इसमें सबसे पहले ट्रस्ट आता है, फिर जेन्युइन इंटरेस्ट, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ अवेयरनेस एंड थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट बिल्ड जो होता है ये बेसिकली एक ट्रस्ट को रिलेशनशिप को ट्रस्ट जो है वो इस रिलेशनशिप में बिल्ड करने के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या एक नर्स को जो है वो एग्जिबिट करने चाहिए इस रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कायम करने के लिए। क्योंकि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कायम करने के लिए या इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक पेशेंट या क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक वो उससे अपनी प्रॉब्लम को जो है वो शेयर नहीं करेगा। कौन कौन से बिहेवियर हैं जो प्रमोट करते हैं ट्रस्ट में, उसमें सबसे पहले केयरिंग। हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो एटीट्यूड है वो केयरिंग होना चाहिए कि पेशेंट को फील हो कि मेरी केयर की जा रही है, मेरी कंसर्न शो किया जा रहा है। ओपननेस हो, वार्म वेलकमिंग एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल का। ऑब्जेक्टिविटी, अच्छे थी उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को ऑब्जर्व करे, ताकि पेशेंट को फील हो कि हाँ वाकई मुझे जो है वो मुझे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अटेंड किया जा रहा है, मुझे प्रॉपर तरीके से जो है वो मेरी प्रॉब्लम को लिसन किया जा रहा है, सुना जा रहा है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के दरमियान। इंटरेस्ट, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या नर्सेस को जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना चाहिए, उन्हें क्लियरली फोकस हो पेशेंट की प्रॉब्लम पे, उसको इंटरेस्ट शो करे ताकि पेशेंट को भी फील हो कि हाँ वाकई जो है वो मेरे कंसर्न को जो है वो एक्टिवली लिसन किया जा रहा है। अंडरस्टैंड करे पेशेंट की फीलिंग्स को, कंसिस्टेंटली, वो रिलेशनशिप जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो 1 वीक है नेक्स्ट वीक नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी का होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को, आपने जो क्लाइंट को जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपने ट्रीट करना है, उसको आपने सजेस्ट करना है, बताना नहीं है कि आप इस तरीके से करो। जब आप सजेस्ट करोगे तो वो खुद अपना माइंड यूज़ करेगा और सोचेगा कि मैंने जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो तरीका यूज़ करना है, तो उससे जो है वो उसको जो है वो अपनी जब वो थिंकिंग को यूटिलाइज़ करेगा तो वो अपने अंदर के पोटेंशियल को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है। अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कि पेशेंट आपको प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर सके। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट को जो है डेवलप करने के लिए बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। अगर आपने पेशेंट के साथ कोई प्रॉमिस किए हैं क्लाइंट के साथ तो उसको फुलफिल करें। ऑनेस्ट जो है वो रहें। ऑनेस्टी जो है वो उस रिलेशनशिप में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे पेशेंट अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो आप दूसरों को बता रहे तो एक तरह से आप पेशेंट के साथ डिसऑनेस्टी जो है वो शो कर रहे हो। फिर उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेंस बताएं। कॉन्ग्रेंस मीन होता है जब आपके वर्ड्स वो एक्शन मैच करते हैं, यानी जो आप बोल रहे हो वही एक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बोला कुछ है कि ओके आई विल बी देयर एट 2 PM और जो है वो आप उस टाइम जो है वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो आपके जो वर्ड्स एंड एक्शन है वो सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए, क्योंकि ये जो मैचिंग है, ये जो कॉन्ग्रेंस बिहेवियर है, ये बेसिकली जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। फिर नेक्स्ट आता है जेन्युइन इंटरेस्ट। जब नर्स कंफर्टेबल हो क्लाइंट के साथ या अपने लिहाज से जो है वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ के लिहाज से जो है वो कंफर्टेबल हो, अपनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन से अवेयर हो, तो वो क्लियरली फोकस होती है पेशेंट पे। वो पेशेंट को जो है वो जेन्युइन पर्सन जो है वो परसीव करती है, प्रॉपर तरीके से उसको एक्टिवली लिसन करती है। तो ये वाला बिहेवियर जो है वो बेसिकली शो करता है जेन्युइन इंटरेस्ट। जब नर्स जो है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट पे फोकस करता है और उसके कंसर्न को जो है वो सुनता है, तो उनका हेल्थ केयर प्रोफेशनल का या नर्स का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जो शो करे कि हाँ वाकई जो है वो आप टूवर्ड्स द पेशेंट या उसकी प्रॉब्लम की तरफ जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हो। क्योंकि जो मेंटल इलनेस के साथ पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मली जो है वो अगर नर्स को इस तरह का या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इस तरह का आर्टिफिशियल बिहेवियर, डिसऑनेस्ट बिहेवियर शो करिए कर रहा है या कर रही है, तो उसको फ़ौरन से जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट ने, आपने जो है वो पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और उसके बाद आपने वेट ही नहीं किया कि वो आंसर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दे, तो ये पेशेंट को फील होगा, रियलाइज़ होगा कि मुझ में इंटरेस्ट नहीं शो की जा रही, बस डाटा कलेक्शन जो है वो एक तरह से की जा रही है, टाइम पास किया जा रहा है। तो ये जो है वो बिहेवियर फिर जो है वो जेन्युइन इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर पेशेंट कुछ बोला, आप उसके ऊपर खुद बोलना शुरू हो गए हो, या पेशेंट को श्योर को हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये एटीट्यूड है जो जेन्युइन इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो मेंटली जो सिक पर्सनस होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मली इस तरह के जो आर्टिफिशियल बिहेवियर उनको जल्दी जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट की तरफ जो है वो जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। नेक्स्ट आता है एम्पैथी वर्सेस सिम्पैथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट पेपर में आ सकता है कि एम्पैथी एंड सिम्पैथी में क्या डिफरेंस है। एम्पैथी मीन जब आप खुद को दूसरों की जगह रख के देख रहे हो, यानी पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर, तो उसको आप कहते हो एम्पैथी। यानी जब नर्स के अंदर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर एबिलिटी है कि वो पेशेंट की फीलिंग्स को, उसके मीनिंग को अच्छे से परसीव कर सकता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे कम्युनिकेट कर सकता है क्लाइंट को, तो उसको कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी में आता है कि फीलिंग कंपैशन या सोल, यानी जब आप पिटी या तरस खाने वाली फीलिंग आपकी होती है दूसरों के लिए, तो उसको आप कहते हो। तो ये जो फीलिंग है जिसमें आप किसी के लिए जो है वो सॉरो फील करते हो, उस पर तरस खाते हो, उसकी डिफ़िकल्टीज़ पे, तो उसको कहते हैं सिंपैथी। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें बताया हुआ है कि एम्पैथी की एग्जांपल बताई है कि जब आपका एटीट्यूड किसी की तरफ एम्पैथेटिक हो तो आप कहते हो आई सी यू आर सैड, हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन उसी केस में अगर आप सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को देखो तो वो होगा आई फील सो सॉरी फॉर यू। ठीक है, तो ये एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है। दोनों में से बेस्ट कौन सा हुआ? एम्पैथेटिक। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए एक नर्स का जो एटीट्यूड है वो एम्पैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। आप पेशेंट को जो है वो एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट को, वो वट एवर उसका कौन सा जैसा भी बिहेवियर, नहीं अगर वो आपके साथ एंगर शो कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो आपने उसको जो है एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इस टाइम वो किस कंडीशन से गुजर है, हो सकता है उसकी वजह से जो है वो ऐसे बिहेव करे। तो नर्स जो है वो अपसेट नहीं हो जाना है, उसे नेगेटिवली रिस्पॉन्स नहीं करना क्लाइंट के आउटबर्स्ट से या एंगर से, एक्टर से, क्योंकि अगर वो इस तरीके से एक्ट आउट करेगी, नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगी पेशेंट के बिहेवियर पे या उसके एंगर पे, तो वो कन्वे करेगा कि आप पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब आप उस पर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो वो एक एक्सेप्टेंस शो करेगा कि आपने जो है वो पेशेंट को या पर्सन को जज नहीं किया और आपने उसके जो है उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट किया। तो ये जो जजमेंट है आपने उससे अवॉइड करना है।
नो मैटर व्हाट द बिहेवियर, उसको कहते हैं आप एक्सेप्टेंस। लेकिन अब एक्सेप्टेंस का मतलब हर किसी ये नहीं है कि अगर पेशेंट कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ कर रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करिए। नहीं, अगर वो आपकी पर्सनल जो आपका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या टच करने की कोशिश कर रहा है तो इस बिहेवियर को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। पर्सन को आपने जो है वो उसके लिए एक्सेप्टेंस शो करनी है, पर्सन को एज अ वर्दी एक्सेप्ट करना है, उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं। अगर पर्सन को इतना का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करा है तो उसमें फिर हम कुछ बाउंड्री सेट करते हैं कि पर्टिकुलर बाउंड्रीज हैं, इनका ध्यान रखना है। अगर पर्सन ने जो है, ये पेशेंट ने, क्लाइंट ने इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया तो ये रिलेशनशिप जो है वो एंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रिगार्ड। रिगार्ड मीन कहते हैं रिस्पेक्ट। इसमें आप जो है वो बेसिकली जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए क्लाइंट की तरफ या पेशेंट की तरफ वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए। एंड सेकेंडली अनकंडीशनल होनी, यानी कंडीशनल नहीं कि पेशेंट अगर अच्छे से बात करेगा तो ही आप उससे अच्छे से बिहेव करोगे या वो अच्छे से ड्रेसअप होके आएगा तो ही आप उसको अटेंड करोगे, वरना नहीं। तो आपका एटीट्यूड टूवर्ड पेशेंट जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। जो नर्स जो है वो हु अप्रिशिएट क्लाइंट एज द यूनिक वर्थ वाइल ह्यूमन बीइंग, तो वो एक कन्वे करता है कि आप क्लाइंट को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको एक पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो। तो वट एवर उसका बिहेवियर क्या है या वो किस बैकग्राउंड से है या किस लाइफस्टाइल से जो है वो उसका है, तो आपने उस केस में उसको जो है वो अनकंडीशनल नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के पास शो करना है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जब पेशेंट को आप उसके नाम से कॉल करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसको एक्टिवली लिसन करोगे, वो आपसे कुछ कह रहा है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा बिहेवियर जो है ये शो करेगा कि आप उसकी तरफ उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये सारी बिहेवियर जो एक रिस्पेक्ट को कन्वे करेगा और पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो कन्वे करेगा क्लाइंट की तरफ। इसके साथ साथ अगर आपने पॉजिटिव रिगार्ड कन्वे करना है तो उस केस में अगर पेशेंट आपसे कोई अपने आइडियाज़ या प्रेफरेंसेस शेयर करता है तो आप उसको भी कंसिडर करते हो, तो ये चीज़ भी जो है वो एक पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो शो करता है। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ मीन खुद का, अवेयर कि आप अपने लिहाज से अवेयर हो। ठीक है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप डेवलप करते हो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन वैल्यू, यानी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, अपने बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड का पता होना चाहिए, मोटिवेशन का पता होना चाहिए, किस किस चीज़ में मोटिवेट होता है, कब कब डीमोटिवेट होता है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड क्या किस किस कंडीशन में होता है, प्रेजुडाइज कहाँ पे जो है वो कह लो कि तजाद कर देता है लोगों में, एक जनरलाइज कर देता है लोग एक चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को, या लोगों पे एक ओवरऑल एक जनरलाइज राय कायम कर लेता है, उसको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन का पता होना चाहिए। और फिर ये सारी क्वालिटीज़ किस तरीके से दूसरों को अफेक्ट करती हैं ये जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब पर्सन को इन सारी चीज़ों के लिए आते अवेयर होगा तो अफेक्टिवली अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर लेगा और उसको पता होगा कि उसने किस सिचुएशन में जो है वो किस तरीके से जो है वो डील करें। तो नर्स को ज़रूरी है कि वो अपने आप को ऑब्जर्व करे, अटेंशन दे, अपने जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने बारे में अवेयर हो, ताकि वो अच्छे तरीके से पेशेंट के जो है वो रिएक्शन को, उसके जो सबटल रिस्पॉन्स है उसको समझ सके। सबटल रिस्पॉन्स कहते हैं जो बताए नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर नर्स अपने लिहाज से जो है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने लिहाज से अवेयर है, अपनी अपनी वैल्यूज़, अपनी बिलीफ, थॉट, फीलिंग के लिहाज से, तो ईजिली जो है वो पेशेंट पे भी अटेंशन दे सकता है और उसके सबटल रिस्पॉन्स को, उसके रिएक्शन को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर आता है वैल्यूज़। बेसिकली वैल्यूज़ वो आपके एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम ठीक मानते हैं, जो हम एक सेंस देते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत। जैसे कुछ कल्चर में जो है वो अल्कोहल को वो ठीक मानते हैं क्योंकि वो उनकी जो है वैल्यूज़ हैं कि उनके मुताबिक वो चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ कल्चर में वही चीज़ जो है वो रॉन्ग है। तो हर एक की जो है वो एक अपनी अपनी वैल्यूज़ है, अपने अपने स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग टू हम अपनी जो है वो कंडक्ट ऑफ अपनी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लिविंग उसको इस्टेब्लिश करते हैं। वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में ये 3 स्टेप्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले चूजिंग आता है, प्राइजिंग आता है, एंड देन लास्ट में जो है वो एक्टिंग आता है। चूजिंग में ये आता है कि आप जब आपका किसी पर्सन के साथ इंट्रैक्शन होता है तो आप देखते हो कि क्या क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या क्या वैल्यूज़ हैं किसी दूसरे पर्सन में। ठीक है, जिसको आप फील करते हो कि ये ठीक है या नहीं है। सबसे पहले वो आप वो चूज़ करते हो, देन प्राइजिंग, फिर जो आपको वैल्यूज़ दूसरों में अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं आप उसको जो है वो कंसिडर करते हो। अगर अच्छी लगती है तो उसको चेरिश करते हो, उसको पब्लिकली खुद से अटैच करते हो कि हाँ फलां पर्सन के अंदर ये बिहेवियर बड़ा अच्छा है, ऑल्सो वांट टू अडॉप्ट दैट। एंड लास्ट में एक्टिंग आता है कि जिसमें एक्चुअल में आप उन पर्सन की वैल्यूज़ को अपने एक्शन में जो है वो प्लेस करते हो, यानी उन वैल्यूज़ को अपने एक्शन के अंदर पुट करते हो, उन 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 वैल्यूज़ को खुद भी जो है वो परफॉर्म करते हो, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो आप जो है अपने स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाते हो। तो इन शॉर्ट इनके अंदर जो है ये जो आपके 3 स्टेप्स हैं वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में, चूजिंग, प्राइजिंग एंड एक्टिंग। अब
अब इसमें जो है वो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएं जिसको आप, तो इसमें नेगेटिव जो है वो वैल्यूज़ भी वो आ सकते हैं, या दूसरों की आप क्या चीज़ को जो है वो ठीक मानते हो या क्या, उस लिहाज से जो है वो ये 3 आपके बताया। नीचे एग्जाम्पल में बताया कि एक जो क्लीन या ऑर्डरली स्टूडेंट है, अगर वो असाइन किया गया है किसी और स्टूडेंट के साथ हु लीव क्लॉथ एंड फूड ऑल ओवर द रूम, हर वक्त चीज़ों को फैला के इधर उधर मेस बना के रखता है, तो सबसे पहले वो उसमें चूज़ करेगा, वो देखेगा कि अच्छा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ अच्छी हैं, कौन कौन सी अच्छी नहीं है। जैसे सपोज उसने जो है वो सबसे पहले चूज़ किया कि हाँ अच्छा ये चीज़ों को इस तरीके से मेस बना के रखता है, स्प्रेड करके रखता है। प्राइसिंग में आप उसको जो है वो कंसिडर करते हो कि हाँ ये चीज़ इसकी जो है वो अच्छी नहीं है, ये चीज़ इसकी ठीक है। एंड एक्टिंग आउट में फिर आप उसके अकॉर्डिंग टू एक्ट करते हो, आपसे कहते हो कि ये आपका वैल्यू ठीक नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, या खुद को जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो पे आप अडॉप्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, या उसकी तरह खुद बन जाओगे या उसको जो है वो चेंज कर दोगे। फिर आता है बिलीफ वर्सेस एटीट्यूड। बिलीफ में होते हैं वो आइडिया जिनको हम ठीक मान रहे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल नीचे बताइए कि ऑल द ओल्ड पीपल आर हार्ड ऑफ हेयरिंग, उनको ऊंचा सुनाई देता है, या अगर सन जो है वो शाइनिंग है तो ये अच्छा दिन होगा। एटीट्यूड में आ जाता है वो जनरल फीलिंग या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके इर्द गिर्द हम जो है वो अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से जो है वो अबाउट द वर्ल्ड जो है वो हम अपने नॉलेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, वो आ जाता है आपका एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बड़े होपफुल होते हैं, पुरुमीद होते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े पैसिमिस्टिक होते हैं, ना उम्मीद ज़्यादा होते हैं। उनका एटीट्यूड दूसरों के लिहाज से जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, या दुनिया को देखने का जो उनका नज़रिया होता है, नज़र होती है, वो ज़्यादा जो है वो नेगेटिव होती है, वो उस लिहाज से जो है वो पॉपति का, तो वो आ जाता है उसमें आपका पैसिमिस्टिक में, नहीं नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाता है। तो एटीट्यूड में इन शॉर्ट हमारी वो फीलिंग हो गई या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए जिसके अकॉर्डिंग टू जो है वो हम अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। फिर आता है थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ। थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ में आता है कि आप अपने आप को किस तरीके से यूज़ करते हो जिससे दूसरों को बेनिफिट हो जाए। बेसिकली थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ इस तरीके से किया जा सकता है कि इसमें सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। बाय डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, और आप अपने जो है वो एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करो, और फिर सोचो कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एक्सपीरियंसेस को, या अपनी वैल्यूज़, फीलिंग को, इंटेलिजेंस को, या कोपिंग स्किल को आप यूज़ कर सकते हो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आते हैं, या पेशेंट को जो है वो को बेनिफिट देने के लिहाज से किस तरीके से आप अपना सेल्फ जो है वो यूज़ कर सकते हो, तो उसको कहते हैं थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट आता है जोहारी विंडो। ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट यूएचएस के एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आया। एक टूल है बेसिकली जो आपको बताता है कि बेसिकली एक वर्ड पोर्ट्रेट आपको एक क्रिएट करके बताता है एक पर्सन का जो शो करता है कि हाउ वेल दैट पर्सन नो हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ एंड कम्युनिकेट विद अदर। तो वो आपको अपने बारे में, आपको यानी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अपने बारे में पता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बारे में नहीं पता। इसमें 4 आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ओपन एंड पब्लिक सेल्फ आता है, यानी इसमें वो क्वालिटीज़ आती हैं जो आपको पता है आपके अंदर है और दूसरों को भी पता है कि आपके अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ब्लाइंड एंड अनअवेयर सेल्फ, यानी इसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ दूसरों को पता है कि आपके अंदर है, लेकिन आप उससे अवेयर नहीं हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है हिडन या प्राइवेट सेल्फ, वो क्वालिटी जो सिर्फ आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यू आर वेरी सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड, लेकिन अदर दूसरों को शायद लगता है कि आप जो है वो बड़े रिजिड हो, बड़े प्राउड हो। तो ये वाला जो जिससे आप अनअवेयर हो लेकिन दूसरों को लगता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और जो आपको लगता है कि आपके अंदर है और दूसरे उससे अनअवेयर है, वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है अननोन, जिसको जो है वो ना आपको पता है ना दूसरों को पता है आपकी, यानी हमारे अंदर हमारी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर जिनको हमें नहीं पता होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सप्लोर होती हैं, या हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़, ये क्वालिटी भी हमारे अंदर है। तो जब वो हमें पता चल जाता है तो वो हिडन में या ओपन में आ जाती है। अगर तो दूसरों को भी पता चल जाए तो वो क्वाड्रेंट 1 में आती है, लेकिन अगर सिर्फ आपको पता चले तो वो क्वाड्रेंट 3 में आ जाती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया ओपन एंड पब्लिक सेल्फ में ये हर पर्सन को कहा जाता है कि आप अपनी जो हरी विंडो खुद बनाओ, ताकि आपको पता हो कि आपकी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता है आपके अंदर है, जो आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है आपके अंदर है। कौन सी ऐसी हैं जो सिर्फ दूसरों को पता है और कौन सी ऐसी हैं जो सिर्फ आपको पता है। नेक्स्ट आता है कार्पर पैटर्न ऑफ नर्सिंग नॉलेज या पैटर्न ऑफ नोइंग इन नर्सिंग। इसमें 4 आपके पास पैटर्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपकी यूएचएस के पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आया है। इसमें सबसे पहले आता है एम्पेरिकल नोइंग, वो नॉलेज जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम साइंस ऑफ नर्सिंग, यानी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आप कहते हो एम्पेरिकल नोइंग या एम्पेरिकल नॉलेज। जैसे क्लाइंट पैनिक डिसऑर्डर के साथ आया है
तो आपको पता है कि पैनिक डिसऑर्डर है तो उसको अटैक होगा, या जब उसको अटैक होगा तो उस दौरान जो है उसका पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पर्सनल नॉलेज में वो नॉलेज जो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, जैसे आप डिफरेंट पेशेंट आप अटेंड करते रहे हो पैनिक डिसऑर्डर के साथ, तो आपको पता है अगर पेशेंट के ये फेशियल एक्सप्रेशन होंगे तो दिस मीन कि वो पैनिक है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया कि इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो है वो शो करते हैं। फिर आता है एथिकल नॉइंग, जो मोरल वैल्यूज़ आपकी होती हैं उससे जो मोरल नॉलेज होता है ऑफ नर्सिंग, उसको आप कहते हो एथिकल नॉइंग। जैसे कि एग्जांपल बताइए, आपकी शिफ्ट एंड हो गई है बट यू स्टिल जो है वो रिमेन विद द क्लाइंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लीव करके जाओगे तो खुदा ना था कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, तो एथिकली आप पेशेंट के साथ जो है वो रहते हो। तो ये जो आपको मोरल नॉलेज है ऑफ नर्सिंग, इसको आप कहते हो एथिकल नॉइंग। लास्ट आता है एस्थेटिक नॉइंग, ये जो आपकी सिक्स सेंस का या आप जो ऑब्टेन करते हो फ्रॉम आर्ट ऑफ नर्सिंग, उसे कहते हैं एस्थेटिक नॉइंग। यानी क्लाइंट आपको इस टाइम आउटवर्ड सिग्नल शो कर रहा है, लेकिन नर्स सेंस कर लेती है कि प्रीवियसली वो जो है उसकी क्लाइंट के अंदर क्या जंपीनेस थी, या उसके जो सब्टल डिफरेंसेस उसके भी, यानी कुछ देर पहले जो उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में जो चेंजेस थी, या उसकी जो इरिटेबिलिटी थी, वो उसको सेंस कर लेती है कि अभी तो ये नॉर्मल बिहेव कर, लेकिन कुछ देर पहले जो है वो क्या प्रॉब्लम थी। तो वो जो अपनी सीख, या कुछ देर बाद क्या होने वाला है, वो आ जाता है आपकी एस्थेटिक नॉइंग। फिर ये नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए आते हैं, आप देख लो कि इसमें दो बताया हुआ, एक मुनहाल आ जाता है पर्सन, इसने जो है वो एक अनदर जो है वो पैटर्न को ऐड किया था जिसने कहा था अननोइंग, यानी वो नॉलेज को आप तो आप अवेयर नहीं होते, उसे आप कहते हो अननोइंग। फिर हेल्डीग्रेड पैप्लो, ये जो है वो नर्स थ्योरिस्ट थी, इसने जो है वो आइडेंटिफाई किया था एक कॉन्सेप्ट जिसे उसने नाम दिया था प्री कंसेप्शन, यानी जब आप किसी पर्सन के बारे में पहले से कोई राय कायम कर लेते हो या पहले से कुछ परसीव कर लेते हो, तो उसको आप कहते हो प्री कंसेप्शन। फिर नेक्स्ट फेजेस आ जाती हैं नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की। पेप्लो मॉडल ने जो है वो 3 फेजेस दी थी नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसमें 3 आती हैं, सबसे पहले ओरिएंटेशन, देन वर्किंग एंड लास्ट में टर्मिनेशन। ओरिएंटेशन फिर तब बिगन होती है जब नर्स क्लाइंट एक दूसरे से मिलते हैं, एंड तब होती है जब क्लाइंट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, क्लाइंट बिगन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम क्या आपने जो है यानी नर्स जो है वो आइडेंटिफाई करना शुरू करती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको फर्दर आपने जो है वो एग्जामिन करना है, जिन पे वर्कआउट करना है। ओरिएंटेशन फेज में आपके 4 मेन गोल्स होते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो अपने नर्स जो है वो अपने रोल्स को इस्टेब्लिश करती है, पर्पस ऑफ मीटिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें पैरामीटर जो सब सीक्वेंट मीटिंग है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम है और उनकी उसके लिहाज से पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो बेसिकली हम ओरिएंटेशन फेज में जो है वो डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वर्किंग फेज में। मज़ीद 2 फेज आते हैं। वर्किंग फेज नाम इंडिकेट करते हैं, आप एक्चुअल में वर्कआउट करते हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्लाइंट आइडेंटिफाई करता है इश्यूज़ को, कंसर्न को, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो, आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। सेकंड जो है वो स्टेज में एक्सप्लॉइटेशन, इसमें नर्स जो है वो गाइड करती है क्लाइंट को कि किस तरीके से वो अपनी फीलिंग को एग्जामिन कर सकता है, या अपने रिस्पॉन्सेज को, और किस तरीके से बेटर कोपिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, या जो है वो किस तरीके से मोर पॉजिटिव जो है वो सेल्फ इमेज जो है वो उसको डेवलप किया जाए। तो बेसिकली वर्किंग फेज में जो है वो पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जाता है, वो पेशेंट को गाइड किया जाता है, क्लाइंट को, और बिहेवियर चेंज के लिए इनकरेज किया जाता है, और इंडिपेंडेंस जो है वो डेवलप की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्पेसिफिक टास्क जो वर्किंग फेज में परफॉर्म किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूएचएस के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले मेन हमारा काम होता है कि आपने जो नर्स और क्लाइंट के दरमियान ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखना है। मोर डाटा को गैदर करना है, इसमें फेज में हम कहते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए आते हैं, आप मोर डाटा जो है वो गैदर करते हो ताकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता चल सके। रियलिटी के लिहाज से क्लाइंट की क्या परसेप्शन है, पेशेंट क्या परसेप्शन है, आप वो एक्सप्लोर करवाते हो। जो पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म है वो आपने पेशेंट को डेवलप करवाने हैं कि इमोशनल एंड जो प्रॉब्लम कोपिंग स्किल दोनों आपने पेशेंट को जो है वो सिखानी है कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम से कोप कर सकता है। उसका जो अपने बारे में कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, उसको प्रमोट करना है। इसमें फीलिंग को वर्बलाइज करने के लिए आते हैं, पेशेंट को इनकरेज करना है कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को जो है वो आपके साथ या दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उसको प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ना रखें, दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें। बिहेवियरल चेंज को जो है वो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इसलिए शुरू होते हैं जब आप फीलिंग्स को अंदर रखते हो। पेशेंट को जब अपने अंदर फीलिंग रखेगा तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट द बिहेवियर चेंज, कि किस तरीके से आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। उसके लिए पेशेंट को आप उसके लिए जो है वो फैसिलिटेट करोगे पेशेंट को।
वर्क थ्रू रेजिस्टेंस। अगर फॉर एग्जांपल वो अपने बिहेवियर को चेंज करना चाह रहा है लेकिन इन्वायरमेंटल कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं या फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको रेजिस्ट कर रही हैं, बिहेवियर चेंज नहीं करने दे रही, तो उस केस में जो है वो आपने उन रेजिस्टेंस पे जो है वर्कआउट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट की प्रोग्रेस को एवेलुएट करना है, उसके लिए आप अपने गोल्स को रीडिफाइन करना है, पेशेंट को या क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो किस तरीके से न्यू बिहेवियर को प्रैक्टिस कर सकता है और उसकी इंडिपेंडेंस को जो है वो प्रमोट करना है। लास्ट में आ जाता है आपके पास टर्मिनेशन या रेजोल्यूशन फेज। टर्मिनेशन रेजोल्यूशन फेज नाम ही लिखे हैं जिसमें आप रिलेशनशिप को टर्मिनेट करते हो, ख़त्म करते हो। रेजोल्यूशन फेज की वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये फाइनल स्टेज है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की। शुरू कब होती है? जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। एंड कब होती है? जब ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है। बोथ नर्स एंड क्लाइंट वो फील करते हैं इस जब ये रिलेशनशिप एंड हो रहा होता है या टर्मिनेशन फेज आई होती है कि जो है वो कि मतलब स्पेसिफिकली पेशेंट को जो है वो ऐसा लगता है, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसको बहुत बड़ा इम्पेंडिंग लॉस होने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसको लॉस फील होता है जब ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है। तो उस केस में जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने या नर्स ने क्लाइंट को जो है वो गाइड करना है, उसकी फीलिंग को इंकरेज करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं क्लाइंट आपसे जो है वो टर्मिनेशन को अवॉइड करेगा या तो गुस्सा शो करके, एंगर एक्ट करके, या आपसे ये शो करेगा कि उसको वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, स्टिल जो है वो प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो उस केस में नर्स ने एक्नॉलेज करना है क्लाइंट की एंग्री फीलिंग को, उसको श्योर करवाना है कि रिस्पॉन्स नॉर्मल है, कुछ टाइम के बाद देखिएगा कि आप जो है वो ठीक हो जाएगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है एक टर्म ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूएचएस के पास पेपर के लिए आते हैं, यूएचएस के लिए आते हैं, एग्जाम के लिए आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफेरेंस बेसिकली वो होता है जब जो क्लाइंट है वो अनकॉन्शियसली अपनी फीलिंग को ट्रांसफ़र कर रहा होता है टूवर्ड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल या नर्स की तरफ या सिग्निफिकेंट अदर की तरफ। तो वो जो है उसको आप कहते हो जब नर्स क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसमें जब अनकॉन्शियसली क्लाइंट अपनी फीलिंग को ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए टर्म जो है फ्रॉइड ने दी थी, उसको कहा जाता था ट्रांसफेरेंस। यानी क्लाइंट का अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है किसी अथॉरिटी फिगर के साथ, तो जब वो जैसे पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, किसी प्रिंसिपल के साथ, तो जब वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में आएगा तो सेम वही वाला जो है वो एटीट्यूड या सेम जैसे उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस उनके साथ था वो सेम वैसे ही जो है वो रिएक्ट करेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ, यानी सेम जो है वो नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस शो करेगा नर्स की तरफ जैसे उसकी जो है वो किसी अथॉरिटी फिगर के लिए। यानी इन शॉर्ट जब क्लाइंट जो है वो अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करे टूवर्ड द थेरेपिस्ट, उसको आप कहते हो ट्रांसफेरेंस। अपनी फीलिंग को प्रोजेक्ट करे टूवर्ड द थेरेपिस्ट जो है ये नर्स, तो उसको कहते हो ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस का उल्टा है, जब थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग को प्रोजेक्ट करता है या अपनी इमोशंस को ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड द क्लाइंट या वो पर्सन जो थेरेपी में है, तो उसे कहते हैं काउंटर ट्रांसफर। जैसे कि आप ये डेफिनेशन देख सकते हो कि बताया व्हेन थेरेपिस्ट डिस्प्ले ऑन टू द क्लाइंट एटीट्यूड और फीलिंग फ्रॉम हिज और हर पास्ट, तो उसको आप कहते हो काउंटर ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या थेरेपिस्ट को लगा है कि जो है वो कि पेशेंट उसके जो है वो अपने किसी बहन भाई जाता है या किड्स जाता है, तो जैसा एटीट्यूड उसका अपने बहन भाइयों के लिए या किड्स के लिए होता है वो सेम वैसे ही जो है वो फीलिंग या इमोशन प्रोजेक्ट करेगा टूवर्ड द पेशेंट। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, आप फीमेल नर्स जो हु हैज़ टीनेज चिल्ड्रन और उसको एक्सट्रीम जो है वो फ्रस्ट्रेशन है विद एडोलसेंस क्लाइंट के साथ, सॉरी टीनेज उसके चिल्ड्रन है, तो वो क्या करेगा एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो करेगी अगर उसके पास जो है वो एडोलसेंस क्लाइंट आ जाएगा, ठीक है। एंड मे रिस्पॉन्ड बाय अडॉप्टिंग ए पेरेंटल एंड चैस्टिसाइजिंग टोन। जैसे यानी वो अपने टीनेज चिल्ड्रन के साथ डील करती है एक पेरेंटिंग एटीट्यूड में जो है वो उसी तरीके से वो उस पेशेंट को जो उस एडोलसेंस क्लाइंट को भी डील करेगी। नेक्स्ट से कुछ बिहेवियर बताए हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए ये जो या जिसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर जो है जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को डिमिनिश कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ बात बताइए कि नर्स हैज़ पावर ओवर द क्लाइंट बाय द विर्चू ऑफ हिज और प्रोफेशनल रोल। प्रोफेशनल रोल की वजह से एक नर्स के पास पावर होती है, उस पावर का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ एक्सेसिव फेमिलियरिटी या इंटीमेट रिलेशनशिप अगर इफ़ कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ ब्रीच, तो उससे जो है वो ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो। यानी उसके पास पावर है, उस पावर को यूज़ करके अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा फेमिलियर हो जाए पेशेंट के साथ या उस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप से इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ चले जाए या पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को, उसकी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचा दे, तो उसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकता है। आगे कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर बताए हुए हैं जो डिमिनिश रिलेशनशिप को डिमिनिश कर देते हैं। इसमें सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट बाउंड्रीज आता है, फीलिंग ऑफ सिंपैथी या इनकरेजिंग क्लाइंट
डिपेंडेंसी, नॉन एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडेंस आता है। सबसे पहले बात करते हैं इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की। पेशेंट को पता होना चाहिए कि जो है वो उसकी की क्या बाउंड्री थी ना, थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि उसकी क्या बाउंड्री है। जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, चाहे वो न्यू है या वेटरनर है, यानी वो लोग जो वेटरनर मीन होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो सारे रिस्क पे होते हैं कि वो अपने थेरेप्यूटिक रिलेशन को इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसको पता हो कि किस केस में जो है वो जो है उसकी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो थेरेप्यूटिक बाउंड्री है उसको क्रॉस करे। तो उस लिहाज से जो है वो अवेयर होनी चाहिए। नर्स जो हु इज़ इन टच विद हिज और फीलिंग एंड अवेयर ऑफ हिज और इन्फ्लुएंसेस ओवर द अदर, तो वो प्रॉपर तरीके से उन बाउंड्री जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बाउंड्रीज है उनको मेंटेन रखेगी। तो इसलिए जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है ये नर्स, उसको भी अपने लिहाज से सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अपनी फीलिंग के लिहाज से, ताकि उसको पता हो कि वो किस जो है वो टाइम किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके, ताकि वो जो बाउंड्रीज हैं उनको मेंटेन रखा जा सके। इसके साथ साथ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो जब आप ओरिएंटेशन फेज में है तो उसमें जो है वो बाउंड्रीज़ को क्लियरली डिफाइन कर दे कि ये बाउंड्रीज़ हैं और इन बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना है। इन बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं किया गया तो ये रिलेशनशिप जो है वो एंड कर दिया जाएगा। फीलिंग ऑफ सिंपैथी, जब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नर्स का एटीट्यूड टूवर्ड पेशेंट एम्पैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक नहीं, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक होगा तो पेशेंट जो है वो आपकी फीलिंग को जो है वो मिस यूज़ कर सकता है, ठीक है, या जो है वो क्या कर सकता है, नर्स जो है वो, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, उसमें बताया कि नर्स मस्ट नॉट लेट द फीलिंग ऑफ एम्पैथी टर्न इनटू सिंपैथी फॉर द क्लाइंट। क्योंकि नर्स जो फील सॉरी करती है, फील सॉरी करेगी फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट क्या करेगा, समटाइम जो है वो उसको जो है वो उस मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा नर्स की फीलिंग को। इस टाइम जैसे कि यहाँ पे बताया कि नर्स हु फील सॉरी फॉर द क्लाइंट ऑफन ट्राई टू कंपनसेट बाय ट्राइंग टू प्लीज हिम और हर। यानी अगर आप उसके लिए पिटी फील करोगे या कोई इस तरह की फीलिंग रखोगे तो आपको उसको प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल की फिर कोशिश यही होगी कि किसी तरह पेशेंट को खुश कर दिया जाए। तो ये जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड है ये फिर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह जो नर्स जो है वो अगर उसका बिहेवियर जो है वो रूटेड है इन सिंपैथी में, तो क्लाइंट क्या करेगा, ईजी उसको पता चल जाएगा तो ईजिली जो है वो नर्स की फीलिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो फिर एक जो नर्स और क्लाइंट के जो विद्यमान जो रिलेशनशिप है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इनकरेजिंग द क्लाइंट डिपेंडेंसी जो है वो, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल का ये नर्स का एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पेशेंट को खुद पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पेशेंट को के साथ ऐसा बिहेव करोगे कि पेशेंट आप पे डिपेंडेंट है, तो ये भी जो है वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप से जो है वो सोशल या इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ चला जाएगा, और ये चीज़ भी जो है वो फिर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो डिस्करेज करती है। तो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल का नर्स का एटीट्यूड जो है सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, फीलिंग ऑफ सिंपैथी नहीं आपने पेशेंट के लिए शो करनी है, ना ही इसको इनकरेज करना है कि वो आप पे इससे जो है वो डिपेंड करें। नॉन एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडेंस, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप कैन बी जियोपार्डाइज, यानी वो ख़राब हो सकता है अगर नर्स का जो है वो बिहेवियर टूवर्ड पेशेंट अनएक्सेप्टेबल है या डिस्ट्रेसफुल है, यानी अगर पेशेंट को लगेगा कि उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसको डिसलाइक किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, या आप पेशेंट की तरफ कोई ऐसे रिस्पॉन्स शो करोगे वर्बल या नॉन वर्बल या फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अनॉयंस शो करोगे या टर्निंग अवे फ्रॉम क्लाइंट, तो ये कुछ पर्टिकुलर एटीट्यूड हैं जो एक हेल्थ के जो एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये 3 चीज़ें बताई हैं। अगर इनअप्रोप्रिएट बाउंड्री, यानी वो जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की बाउंड्रीज है उनको मेंटेन नहीं किया गया, वो इनअप्रोप्रिएट हुई, तो ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया। इसी तरह अगर आप एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स शो करने के बजाय सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स शो करोगे या फीलिंग ऑफ सिंपैथी रखोगे फॉर पेशेंट के लिए, या डिपेंडेंसी को इनकरेज करोगे, तो ये भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को डिमिनिश कर देगा। और नॉन एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडेंस अगर होगी फ्रॉम नर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल की साइड से टू फॉर द पेशेंट, तो वो भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को जो है वो डिमिनिश कर देगी ये चीज़। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पॉसिबल वार्निंग साइन, या जो है जो शो करते हैं कि नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, या अब्यूज़ ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप को जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले अगर सीक्रेट्स रखो, रिलेक्टेंट टू टॉक टू अदर अबाउट वर्क बीइंग डन विद द क्लाइंट, यानी आपका जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है, जो उसके साथ काम है, आप उसको सीक्रेट रख रहे हो, किसी दूसरों को नहीं बता रहे। फीलिंग को कॉन्फिडेंशियल रखना, इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, ये एक अलग चीज़ है।
लेकिन कोई वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, उसको सीक्रेट रख रहे हो, तो ये जो है वो शो करता है कि रिलेशनशिप में जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर इन फ़ोन कॉल जो है सडन फ़ोन कॉल में इंक्रीज़ हो गया, नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो कॉल्स हैं उसमें सडन इंक्रीज़ हो गया, या आउटसाइड जो है वो क्लिनिकल आवर भी कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये भी वार्निंग एक साइन है, ये सिग्नल है कि रिलेशनशिप जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। या नर्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कायम कर लेती है, यानी या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसने जो है वो कायम कर ली पेशेंट के लिए या उसके नॉर्मल पेशेंट की निस्बत से, तो वो जो है वो यानी बाकी पेशेंट के लिए वो इतनी कंसर्न नहीं शो करेंगी, उस पेशेंट के लिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न शो करी है या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है, तो ये भी चीज़ जो है वो शो करती है कि रिलेशनशिप ख़राबी की तरफ जा रहा है। इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट गिविंग शुरू हो गई है बिटवीन क्लाइंट एंड नर्स, तो वो भी एक शो कर। लोनिंग या ट्रेडिंग या सेलिंग प्रोसेस, यानी अगर कोई चीज़ उसको सेल करना शुरू कर दिया या पेशेंट से उधार लेना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें भी शो करेंगी कि अब थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप की तरफ चला गया। नर्स डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इशूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, अगर नर्स पेशेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम शुरू होगी, अपनी कहानियाँ घर की बताना शुरू होगी, तो ये भी रिलेशनशिप जो है वो सोशल की तरफ चला जाएगा थेरेप्यूटिक रहने के बजाय। इनअप्रोप्रिएट टचिंग या कंफर्टिंग या फिजिकल कांटेक्ट है तो ये भी जो है वो शो करता है कि रिलेशनशिप अब्यूज़ की तरफ अब जा रहा है। ओवर डूइंग या ओवर प्रोटेक्टिंग या ओवर जो है वो आइडेंटिफाइंग जो है वो विद द क्लाइंट है, तो ये चीज़ भी यानी आप पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो क्लाइंट को, ठीक है, या उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आउटसाइड द क्लिनिकल आवर टाइम का काम कर रहे हो, तो ये भी एक चीज़ शो करता है कि रिलेशनशिप जो है वो अब जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। नर्स की बॉडी लैंग्वेज में अगर कोई चेंज आ गया, ड्रेस या अपीयरेंस में कोई चेंज आ गया, तो ये चीज़ एक शो करता है कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। या एक्सटेंडेड वन ऑन वन सेशन जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, या होम विजिट स्टार्ट हो गए हैं, या ऑफ ड्यूटी टाइम भी अगर क्लाइंट के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया जा रहा है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो कॉन्टीन्यूसली पेशेंट के बारे में जो है वो थिंक कर रहे हैं इवन अवे फ्रॉम वर्क है तब भी, या वो डिफेंसिव हो जाता है इफ़ अनदर पर्सन क्वेश्चन करता है नर्स केयर ऑफ द क्लाइंट, अगर उस रिलेशनशिप के बारे में कोई और क्वेश्चन करता है तो उसमें डिफेंसिव हो जाता है, तो ये चीज़ भी शो करती है कि रिलेशनशिप जो है वो अब अब्यूज़ की तरफ जा रहा है। इग्नोरिंग एजेंसी पॉलिसी, जो पॉलिसीज़ हैं उनको इग्नोर करके जो है वो आउट ऑफ द वे जाके पेशेंट के लिए अगर काम किया जा रहा है, तो ये चीज़ भी शो करती है कि अब ये रिलेशनशिप थेरेप्यूटिक से या तो सोशल की तरफ जा रहा है या इंटीमेट की तरफ जा रहा है। लास्ट में आता है रोल्स ऑफ नर्स के थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में नर्स के रोल क्या होने चाहिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको यूएचएस के पास पेपर में आया हुआ भी है। इसमें जो है सबसे पहले टीचर का रोल है कि नर्स टीच करती है क्लाइंट को कि किस तरीके से वो डिफरेंट किस्म की कोपिंग स्किल्स को जो है वो सीख सकता है, पेशेंट उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करवाएगी। नर्स का इसका रोल एज अ टीचर है कि टीच करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी मेडिकेशन के लिहाज से, या किस तरीके से कम्युनिटी के रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। केयर गिवर, केयर किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड करना है, जितने भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट, जैसे कि इसमें आ जाता है प्राइमरी इसका रोल है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेगी, फीलिंग को असिस्ट करेगी क्लाइंट के साथ को कि किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसको हेल्प करेगी कि वो अपनी साइको सोशल नीड्स को एक पेशेंट जो है या क्लाइंट किस तरीके से फुलफिल किया, तो वो एक केयर गिवर रोल है नर्स का। एडवोकेट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट जो है वो उस पर जो है वो एक्ट करेगी, यानी उसकी अगर आपको लग रहा है कि नर्स को लग रहा है कि कहीं उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे जो है वो कोई बात आ रही है, तो उस केस में जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, उसको पे ख्याल रखेगी, यानी अननेसेसरी एग्जामिनेशन को नहीं होने देगी, जो है वो नीडल जो है वो बाकी जितने भी उसकी जो है वो कोई सर्विसेज हैं बेनिफिट्स हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, उसकी सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको इंश्योर करवाएगी कि उसकी सेफ्टी रहे उन सारी चीज़ों से उसकी प्राइवेसी और डिग्निटी को जो है वो इंश्योर करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट। जो है वो आप इसमें जो एक्ट करेगी जब नर्स, तो उसको कहेंगे रोल एडवोकेसी। फिर आता है पेरेंट सरोगेट, इसमें जो है वो नर्स जो है वो मे बी टेम्पटेड टू अज्यूम पेरेंटल रोल, एज अ पेरेंटल रोल जो है वो रोल जो है वो उसको अज्यूम करेगी है अपने वर्ड्स के थ्रू भी, यानी अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में भी एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल हैं नर्स के होने चाहिए इन अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, तभी उसका रिलेशनशिप जो है वो थेरेप्यूटिक होगा।